में उपसर्ग में हमारे संस्कृत वाले उपसर्ग हो गए थे। अब हम हिंदी वाले उपसर्ग पढ़ेंगे, फिर उर्दू वाले उपसर्ग पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ उपसर्ग जो संस्कृत के अव्यय के रूप में हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं वो हम पहले पढ़ेंगे। मतलब हम उपसर्ग प्रयोग करते हैं, हम अपनी आम भाषा में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये संस्कृत के उपसर्ग हैं या उर्दू के हैं या संस्कृत के हैं। अब जैसे हिंदी के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग में आ का मतलब होता है अभाव। जैसे मर यानी मर जाने वाला, लेकिन उसके आगे आ लगा देते हैं तो क्या होता है, अमर, यानी जो ना मरे वो अमर हो गया। छूत यानी जिससे हम दूर रहना पसंद करते हैं, उसमें आ लगा दिया तो अछूत। छूत यानी जिसको हम छू सकते हैं लेकिन आ लगा दिया तो अछूत हो गया, यानी जिस चीज का हम अभाव हो, जिस चीज को हम ना छूते हो तो अछूत। मोल जिसका कोई मूल्य हो, लेकिन आ लगाने पर जो मूल्य का अभाव से रहित है, जिसका कोई मूल्य ना हो। काल, काल का मतलब समय। अकाल, अकाल का मतलब अकाल का मतलब यानी मृत्यु। अकाल यानी मृत्यु। यानी प्राची परमार अब आई है। प्राची आप कौन से सेक्शन में हो, ऑर्चिड में हो, ट्यूलिप में हो? मैम ट्यूलिप। पर बेटा लेट क्यों आने का, टाइम पे आ जाने का। सॉरी मैम, मैं आज लेट हो गई। हाँ, अब आता है बच्चों अध। अध का मतलब होता है आधा, यानी जैसे अधपेट, अधपका। ये वाले शब्द मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ पूरे। मैम, हाँ, मैम आपने अभी कुछ लिखवाया नहीं है ना? नहीं कुछ नहीं लिखा है। हाँ, ओके। बच्चों मैंने ये वाले शब्द आपको पहले पढ़ा दिए हैं, बाकी है पहले ये बता, क्योंकि आपका 7th वालों का और आपका सेम कोर्स चल रहा है, तो इसलिए मुझे ये बता, ये हो गए हैं हमारे उपसर्ग? यस मैम। मैम हिंदी वाले? हाँ मैम हाफ हो गए थे। हाफ हो गए थे, कोई बात नहीं। मतलब कहाँ तक हो गए थे, कू 6 नंबर तक हो गए थे हमारे। यस मैम। अब देखो इससे आगे चौ, चौ मतलब चार। जैसे हम कहते हैं चौराहा, जिसमें चार राह, चार रास्ते हो, उसको ही तो चौराहा बोलेंगे। फिर आता है चौमासा। चौमासा यानी 4 महीने बारिश होती है, उसको ही चौमासा बोलते हैं। यस मैम। फिर आता है चौमंजिल। चौमंजिल यानी मैम 4 जिसमें 4 मंजिल। मंजिल हो। हाँ, और चौकड़ी। चौकड़ी, जो 4 सर, जहाँ से हाँ 4 रास्ते होते हैं वहाँ पे जो सर्कल होता है। हाँ, चौकड़ी बोलेंगे, चौराहा बोलेंगे, चौमासा बोलेंगे, यानी जहाँ 4 चीजें हो वो। कभी कभी 4 लोग होते हैं तो उन लोगों को बोलते हैं इनकी तो चौकड़ी है, 4 की चौकड़ी है। चौकड़ी यानी 4 लोगों का एक समूह, तो उसको चौकड़ी बोलेंगे। तो यहाँ पे 4 का इस तरीके से प्रयोग होता है, जैसे दूर दूर का, मैम दूर का चौकड़ी में तो रॉन्ग भी होता है ना, ऐसे ऐसे करके चौकड़ी। हाँ हाँ। अब जैसे दू है, दू का मतलब कम या दूर। जैसे हम बोलते हैं दो नाली। बंदूक जो होती है ना, उसकी एक नली की भी होती है और 2 नली की भी होती है। देखी है आप लोगों ने 2 नली वाली बंदूक? यस मैम। यस मैम। उसमें एक साथ 2 गोलियां निकलती हैं, तो उसको Yes. बोलते हैं दो नाली, है ना। दुबला, यस मैम। जो बहुत कमजोर है उसको कहेंगे दुबला। दुरंगा,
यानी दो रंग वाला, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, वो दुरंगा। दो मुख, दो मुख होते हैं जो, मैम जो दो मुंह हो। हाँ जिसके दो मुंह हो वो दो मुख। और दुकाल यानी बुरा समय। तो दू शब्द का हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। नी का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसका मतलब होता है नहीं या रहित, किसी चीज से रहित, उसको नी बोलते हैं। जैसे निकम्मा यानी जो जो काम ना कम्मा करे। यानी जो काम ना करता हो उसको निकम्मा बोला जाता है। निठल्ला जो ठलुआ बैठा रहे उसको कहते हैं ना मैम झलुआ निठल्ला मीन्स। है। निठल्ला यानी जिसको काम नहीं करना है, ठलुआ बैठना है, शांति से सोना है बैठना है, वो निठल्ला हुआ। फिर आता है निडर जो डर से रहित है, वो निडर है। निरपूता यानी जो पुत्र से रहित है, वो निरपूत। निरपूत। इसी के बाद आता है पर का मतलब होता है दूसरा या दूसरी पीढ़ी। जैसे परदादा, परपोता, परनानी, परपोती। जैसे आपके पापा हैं, आपके पापा के पापा आपके कौन है? मैम परदादा। परदादा दादाजी। नहीं है, सिर्फ आपके दादा हैं। दादा। लेकिन आपके अच्छा पापा के के पापा के दादा जो हैं वो आपके कौन हुए? परदादा। दादा। परदादा। तो पर मतलब दूसरी पीढ़ी वाले। तो आपके पापा के दादा आपके परदादा हुए, क्योंकि वो दूसरी पीढ़ी आ गई। और दूसरा यानी दूसरा कौन? आपके पापा, उनके दादा हैं, इसलिए वो परदादा हो गए। पर का मतलब होता है दूसरा। अगर आपकी मम्मी है तो आपकी मम्मी की मम्मी आपकी नानी है, ठीक है। अब आपकी मम्मी की भी नानी हो तो वो आपकी मम्मी यानी आप परनानी। परनानी हुई आपकी। तो वो परनानी इसलिए हुई क्योंकि वो दूसरे की नानी है और उसके बाद आपकी नानी है, एक पीढ़ी पूरी हो गई है। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी के दादा हो तो वो आपके परदादा हो गए, ऐसा नहीं है। आपके पापा के दादा होंगे वही आपके परदादा होंगे, है ना। ऐसे तो हमारे दोस्तों के भी दादा हमारे दादा ही होते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन हमारे मतलब दूसरा यानी जो पीढ़ी चेंज होती है उसको परपोता। अब जैसे कि आपके पापा जो हैं वो आपके परदादा के नाती हैं और आप उनके परनाती हुए या परपोते हुए। तो जो दूसरी पीढ़ी आती है उसमें परदादा, परपोता, परनानी ऐसे शब्दों को हम लगाते हैं। अब आता है बिन। बिन का मतलब होता है रहस्य। जैसे बिन मांगा, बिन मैम जो पढ़े, बिना मांगे मिल जाए। हाँ बिन कटा, बिन माँ, बिन बिहाया। बिन बिहाया यानी जिसकी शादी ना हुई हो, जो कुंवारा हो। तो कहते हैं ना ये तो जैसे पोपटलाल बिन ब्याया, है ना। यस क्योंकि मैम। हाँ बिन माँ, मैम। जिसकी माँ ना हो वो बिन माँ यानी माँ से रहित है। बिन कटा जिसको काटा ना गया हो वो बिन कटा हो जाएगा। बिन पढ़े जैसे एग्जाम देने आ गए लेकिन पढ़ा ना हो तो बिन पढ़े आ गए क्या, यानी पढ़ाई नहीं करी थी पर आ गए। अब कभी पंखा देख रहे हैं, कभी क्लास के बाहर देख रहे हैं, कभी टीचर को देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बिन पढ़ा है, पढ़ाई से रहित है इसलिए। बिन मांगा यानी किसी से ना मांगा, वो बिन मांगा। अब आता है भरा हुआ। तो भरा हुआ जैसे भरपूर, यानी जैसे हम कहें कि हमारे घर में तो खाने की चीजें भरपूर हैं, हमने मैम तो भरपूर यानी बहुत सारी। बहुत सारी, हाँ। हमने तो भर पेट खाना खाया, आज मेरी पसंद का खाना मिला तो भर पेट खाया। अब मुझे जैसे आमरस बहुत पसंद है तो आमरस और पूरी खाने को मिली तो भर पेट खाया। तो यानी जितना हम रोज खाते थे उससे कहीं ज्यादा।
तो वो भरपेट हो गया। भरमार, किसी चीज की बहुत अधिक मात्रा। भरमार, भरसक यानी गच्चा-गच घर भरा हुआ। जैसे मानो अगर आप कहीं गांव में गए हो और किसी के खेत में बहुत सारे गेहूं हैं, तो उसने एक रूम बंद कर दिया जिसमें बहुत सारी बोरियां भर दी हैं, तो हम कहेंगे अरे भरचक भरा हुआ है। यानी इस चीज की मतलब बहुत अधिक मात्रा में है वो भर। सा और सु, सा यानी सुंदर, सेहत किसी के साथ अच्छा। जैसे सपूत, सपूत यानी जो अच्छा बेटा है उसको कहते हैं सपूत। सुकाम, एक काम होता है, एक सुकाम होता है, यानी अच्छा काम करना। सुदूर, दूर मतलब दूरी, लेकिन सुदूर यानी थोड़ी, मतलब सही दूरी, ज्यादा नहीं कम नहीं। सुनाम, जैसे अगर किसी का हम पूछते हैं तो हम उससे कहते हैं आपका सुनाम क्या है, सुनाम या शुभ नाम, ऐसा बोलते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति का नाम है घर में बिल्लू, और वैसे उसका नाम है, वैसे उसका नाम है कृष्णपाल। अब घर में तो वो बिल्लू है और बाहर है कृष्णपाल, तो हम उससे ऐसा पूछेंगे कि आपका सुनाम क्या है। हम तो उसको बिल्लू के नाम से जानते हैं, तो बिल्लू नाम तो उसका स्कूल में तो नाम बिल्लू नहीं होगा ना, कुछ अच्छा ही नाम होगा। यस मैम। तो हम उससे कहेंगे कि आपका सुनाम क्या है। मैम निकनेम। हाँ, निकनेम नहीं आएगा, जो उसका असली नाम है। निकनेम तो उसका बिल्लू हो गया, है ना। मीन्स मैम जैसे इंग्लिश में पूछते हैं व्हाट्स योर गुड नेम। हाँ, वेरी गुड। तो हाँ, हिंदी में कहेंगे कि हम आपका, हाँ आपका सुनाम क्या है, यानी आपका सही, जो आपका स्कूल में ऑफिस में यानी बाहर जो नाम चलता है। घर में तो बच्चों को कुछ भी बोल सकते हैं, रोनी, मोनी, टोनी, है ना, बिल्लू, इक्की, मिक्की, कोई कुछ भी हो सकता है नाम। तो जो नाम घर में सुविधा वाला दिखाई देता है, तो बच्चों का छोटा छोटा नाम रख देते हैं ताकि घर में आराम से लिया जा सके। अब मैंने बोला ना कि जैसे अगर किसी का नाम घर में कृष्णपाल सिंह है, अब मम्मी तो नहीं बोलेगी, पासी पड़ोसी भी इतना नहीं बोलेंगे लंबा कृष्णपाल। अब कोई कुछ बोलेगा, कोई कृष्णा बोलेगा, कोई मतलब कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इससे अच्छी उनके घर में इतना इतना लंबा नाम कौन बोलेगा, इससे अच्छी उनका नाम रख दिया बिल्लू। अब बिल्लू तो उनका सही नेम तो नहीं है ना, तो उनसे हम यही पूछेंगे कि बेटा आपका सुनाम क्या है, भैया आपका सुनाम क्या है। तब वो बताएंगे कि हमारा नाम कृष्णपाल सिंह है, वो उनका सुनाम हुआ। सुडोल यानी जो बिल्कुल सही तरीके से, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, तो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका कलर, उसका बोलने का तरीका, उसके जो बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसको सुडोल बोलेंगे कि बहुत ही सुडोल शरीर का है, अच्छे शरीर का है। तो आपने देखा होगा कभी कभी आपको ऐसे लोग मिलते होंगे जो एकदम परफेक्ट, ना वो मोटे ना वो पतले, ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, एकदम बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे शरीर को, ऐसे शरीर वाले व्यक्ति को बोला जाएगा सुडोल, यानी बहुत ही अच्छा, सुंदर, जो शरीर वाला है वो सुडोल है। ठीक है। अब आते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में बेटा
आज तो बेटा आप लोगों का ये इतना एक्सप्लेन ही हो पाएगा, एक्सरसाइज वाला कल कराएंगे, है ना? ठीक है, तो आज हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं और आप लोग घर पे भी पढ़ना। अभी 10 मिनट्स में मैं आपका ये उर्दू वाला भी एक्सप्लेन कर दूं, फिर कल हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज कोई ज्यादा नहीं है, आराम से हम कल एक्सरसाइज कर लेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जिसके जो भी डाउट्स होंगे वो कल पेंसिल से रखना, क्लियर? अपने आउटलाइन करके रखना, अंडरलाइन करके रखना, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो, ताकि मेरे क्लास में जब आओ तो आप बोल सकते हो कि मैडम हमको ये बात समझ नहीं आई, या हम क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आप दोगी, किस तरीके से हमको लिखना है, ये सारे क्वेश्चन आप कल कर लेना। आज हम जो है आगे उर्दू वाले उपसर्ग पढ़ते हैं, ठीक है? जितने क्वेश्चन होंगे, जितने मन में क्वेश्चन आते, अभी हमारा पीरियड ओवर नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ कि एक्सरसाइज हमारी कल होगी, लेकिन कल तक हम जितना है वो उतना एक्सप्लेन करते हैं, और जितने क्वेश्चन मन में हो वो कल निकालना कि मैडम ये हमको समझ नहीं आया, वो हमें दोबारा बताओ। तो सबसे पहले आता है उर्दू के उपसर्ग, जिसमें कम का मतलब होता है थोड़ा या हीन। जैसे कमजोर, कमजोर यानी कैसा व्यक्ति? जिसमें कम बल हो। हाँ, जिसमें कम बल हो वो कमजोर होगा। अब कम अक्ल, कम अक्ल यानी जिसमें कम कम अकल हो वो। हाँ, जिसमें कम अकल हो वो कम अक्ल, और जिसमें ज्यादा अकल हो वो अकलमंद। अकलमंद। समझदार। बुद्धिमान, वो बुद्धिमान होता है। अक्लमंद कह दिया ना, तो अक्ल यानी उसकी बुद्धि बंद है, इसलिए अक्लमंद कह रहे हैं उसको, गलत बात है। उसको बुद्धिमान कहेंगे, अक्लमंद नहीं कहेंगे, अक्लमंद गलत हो गया। तो वो बुद्धिमान है, और जो उससे भी ज्यादा अच्छा हो वो, उसको क्या बोलेंगे? समझदार। है? क्या बोलेंगे? समझदार। यानी बुद्धिमान जो होगा वो समझदार नहीं होगा। जिसमें बहुत अच्छी बुद्धि हो वो होगा कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि यानी, ये देखो सब हर चीज का ग्रेड होता है ना, जैसे थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, तो जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है उसको बोलेंगे कुशाग्र बुद्धि। बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि, यानी जो बुद्धिमान से भी ज्यादा बुद्धिमान। यानी मैम शार्प माइंडेड। हाँ, उसको कुशाग्र बुद्धि कहेंगे, ठीक है? अब जैसे आता है कम खर्च, कम खर्च यानी जो खर्चे कम करता, और जो अधिक खर्च करता हो वो खर्चीला, है ना? हाँ, उसको कहेंगे खर्चीला, और जो कम खर्च करता है उसको कम खर्ची कहेंगे। उम्र यानी आयु, लेकिन हम बोले कम लगा दे तो कम उम्र यानी छोटी आयु। जिसकी उम्र छोटी हो। जैसे आप लोग हो तो आप लोग कम उम्र के बच्चे हो, यानी छोटे हो। आप जितना सा बोलते हो उसने उससे छोटे हो। अभी आप ना तो बड़े बच्चों में आते हो और ना ही छोटे बच्चों में आते हो, आप बीच के बच्चों में आते हो। अगर आप सुनते भी होगे, अगर आपको अपनी उम्र से ज्यादा बातें करते होगे तो सब आपको डांट देते हो, चुप रहो अभी बच्चे हो। और अगर शैतानी करोगे तो आपको डांट दिया जाएगा कि अब बड़े हो गए हो, थोड़े सुधर जाओ। क्यों? क्योंकि अब ना आप छोटे हो बहुत और ना ही आप बड़े हो, आप बीच की उम्र के हो।
है ना, कम उम्र है आपकी, आप बात को अभी उतना नहीं समझ पाते हो जितना समझना चाहिए, भी छोटे बच्चे हो, कम उम्र वाले हो। खुश, खुश का मतलब होता है अच्छा, प्रसन्न। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, नसीब का मतलब होता है भाग्य, किस्मत, है ना, लक। लेकिन खुश नसीब, जैसे कहते हैं ना, अरे वाह तू तो खुश नसीब निकला, तेरे लिए, तेरे तो पास ऐसी, तेरे लिए तो ऐसी चीज मिल गई, वो खुश नसीब, यानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है नसीब जिसका। खुश दिल, जो बहुत ही ज्यादा मतलब कैसा हो, स्वभाव गुस्सा से वाला हो। खुश दिल, जो गुस्से वाले, गुस्सा वाला, जो बहुत मैम गुस्से जिसका वाला हो। दिल बहुत खुश हो, जिसका दिल बहुत खुश हो। जो दिल का हाँ, अच्छा हो। जो दिल अरे का भाई, अच्छा हो। जो दिल का अच्छा हो, जो खुश रहता हो, वो खुश दिल कहलाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि नाक चढ़ा के रहते हैं बहुत, उनको कभी हंसी नहीं आती है ना, तो हम उनको कहते हैं नक चढ़ा है। लेकिन कोई बहुत खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो हम कहते हैं बहुत ही खुश दिल है, यानी प्रसन्नता के साथ रहना। खुश फहमी, खुश फहमी, खुश खुश फहमी, मैम वो यानी खुश फैमिली होगा। फहमी है, खुश फहमी यानी खुशी के साथ, सबके साथ मिलना, वो खुश फहमी हो जाएगा। खुश फैमिली नहीं है, खुश फैमिली, खुश फैमिली मतलब यानी बहुत ही ज्यादा, हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, हैप्पी फैमिली बोलते हैं ना, हैप्पी हैप्पी फैमिली, तो इसमें खुश फैमिली, तो फैमिली तो नहीं लिखा है, खुश। फहमी लिखा है, खुश फहमी। जैसे गलत फहमी होता है ना, यस मैम। मैम खुशफहमी मतलब जो चीज हम अच्छे से समझ जाते हैं। गलत फहमी का मतलब क्या होता है? नो मैम, मैंने खुशफहमी बोला था, खुशफहमी। गलत फहमी का मतलब क्या होता है? मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग। और हाँ, तो हमें गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखा है खुश फहमी, यानी बहुत ही प्रसन्नता के साथ अच्छी बातें ग्रहण करना, ठीक है। खुशबू, खुशबू यानी एक बदबू भी होती है और एक खुशबू भी होती है। तो यहाँ पे खुश मतलब खुशबू, यानी जो अच्छी सुगंध हो, उसको खुशबू बोलेंगे। अब अगर मानो पड़ोसी ने सेंट लगाया है और उसके सेंट की खुशबू हमारे घर तक आ रही है, तो वो खुशबू है। और अगर हमारे घर के पास कहीं कुछ गंदा पड़ा हुआ है, तो वो बदबू है। वो खुशबू बदबू सबको फील होती है ना। तो हम अचानक अगर कहीं से हमें अगर अच्छी सुगंध भी आती, किसी के घर अच्छा बंदा होता है ना, तो हम बहुत जल्दी होते हैं, कहीं किसी के यहाँ कुछ अच्छा बन रहा है ना। यस यस मैम। है ना, तो वो सुगंध भी हमको, वो खुशबू होती है जो अच्छी अच्छी आती है। अब आता है दर, यानी में, दरअसल, दरकार, दरमियान, दरगुजर। दरअसल, दरअसल असल, असल में मैं वहां गया था, दरअसल यानी वास्तव में, दरअसल यानी वास्तव में मैं वहां गया था। दरमियान यानी हम में और उनमें ड्यूरिंग। जो है दूरियां, वो दरमियान, है ना। इस तरीके के हम शब्द यूज करते हैं। ना मानी नहीं, ना समझ, ना लाइक, ना खुश, ना पसंद। जैसे हमारे लिए किसी ने कपड़े लाके दिए, वो हमको पसंद नहीं आए, तो हम क्या कहेंगे? ना पसंद। ना पसंद। मैम हमको ये कपड़े पसंद नहीं आए, ऐसे कहेंगे ना। अरे वो तो हमको इतना लंबा बोलेंगे, इससे अच्छी हम ये नहीं कह